आज जो ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा है, क्या वो शब्दों से शुरू हुआ था? जियोपॉलिटिक्स में युद्ध सिर्फ मिसाइल से नहीं, शब्दों से, विचारधारा और हथियारों से होता है। तो सबसे पहले शब्दों से शुरू होता है। हमने जियोपॉलिटिक्स में क्या, पॉलिटिक्स में भी ये सुना है, ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है। क्या इजराइल और ईरान के ऊपर ये थ्योरी फिट बैठती है? हमने जियोपॉलिटिक्स में ये भी सुना, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब किसी देश के पास जब करेंसी, इकोनॉमिक का डोमिनेशन हो तो क्या वो देश दूसरे देश के ऊपर अपना डोमिनेशन दिखाता है? अमेरिका के ऊपर क्या ये थ्योरी बैठती है? हम इन्हीं को समझने के लिए चलो इस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। हमने अपने पहले वीडियो में ये समझा था कि इजराइल अस्तित्व में कैसे आया, कैसे अरब, मुस्लिम, ईसाई और यहूदियों के बीच में जमीन की और अधिकार की लड़ाई हुई थी। लेकिन अब हम यहाँ पे समझेंगे कि अमेरिका, इजराइल और ईरान, इन तीनों को ट्रायंगल में किस तरीके से, क्या इनके पहले दुश्मनी थी, राइवलरी थी, या शुरू में ये दोस्त भी रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने पहले बोला था कि जियोपॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन, इसी थ्योरी पे हम समझने की कोशिश करते हैं। 1948 के अंदर जब इजराइल अस्तित्व में आया तो ईरान ने इजराइल को डी फैक्टो रिकॉग्निशन दी थी। जियोपॉलिटिक्स में जब भी कोई देश दूसरे देश को डी फैक्टो रिकॉग्निशन देता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम तुम्हें लीगली एज ए देश नहीं मानते, हम तुम्हारा अस्तित्व तो रहेगा लेकिन हम तुम्हें कभी स्थायी रूप से देश नहीं मानेंगे। मतलब हम तुम्हारे साथ व्यापार, समझौता, ये सब चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान ने इजराइल को डी फैक्टो रिकॉग्निशन दी हुई थी। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका के शुरू से ही अच्छे रिलेशन रहे हैं। मतलब इनमें व्यापार और समझौता और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही है। ऐसा भी पाया गया था कि ईरान और अमेरिका में भी अच्छे रिलेशन थे। मीन्स जो क्रूड ऑयल था उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना, बाकी और व्यापार होना। तो ऐसा क्या हुआ कि इन तीनों की तिगड़ी बिगड़ी, वो किस तरीके से हुआ? 1960 और 70 के दशक की जब हम बात करें तो मोहम्मद रजा शाह का रिजीम था, वो यूएस प्रो था। यूएस प्रो का मतलब ये होता है कि वो यूएस के इन्फ्लुएंस कह सकते हैं हम, या वेस्टर्नाइजेशन की पूरी पॉलिसीज को मानता था। अब इजराइल और अमेरिका ये दोनों कंबाइन ही रहे हैं और ईरान भी सपोर्ट करता था। लेकिन 1979 या 80 के आसपास वहाँ पे एक इस्लामिक क्रांति आई और वो इस्लामिक क्रांति लेके आया खेमेनी। अब खेमेनी जैसे सत्ता के अंदर आया तो वो इस विचारधारा के, वेस्टर्न जो विचारधारा थी उसके खिलाफ था। उसने आते ही शब्दों से वॉर स्टार्ट किया। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि जियोपॉलिटिक्स में शब्दों से वॉर शुरू होता है। खेमेनी ने आते ही इजराइल के बारे में बोला जियोनिस्टिक स्टेट। अब जियोनिस्टिक स्टेट क्या होता है? जियोपॉलिटिकल के अंदर जब भी कोई एक देश दूसरे देश को ओरिजिनल नाम ना देके किसी दूसरे नाम से बुलाता है तो वो सीधा सीधा उसके राजनीतिक अस्तित्व पे सवाल उठा रहा है। मतलब उसके राजनीतिक ढांचे के ऊपर सवाल उठा रहा है। अब ये जियोनिस्टिक स्टेट बोलने का मतलब क्या था? जियोनिस्टिक स्टेट बोलने का मतलब ये था कि जब यहूदियों ने अपने होमलैंड के लिए आंदोलन किया था और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जब ये इजराइल अस्तित्व में आया था तो खेमेनी का कहने का मतलब ये था, तुम्हारा देश नहीं था, ये तो एक आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक तुम्हारा अस्तित्व आया है। तो इस तरीके से उन्होंने जियोनिस्टिक स्टेट बोला और अमेरिका को बोला ग्रेट स्टेन। ग्रेट स्टेन का मतलब ये हो गया बड़ा शैतान। खेमेनी ने इसको नैतिकता के आधार पर बुरा बताया। बोला कि वेस्टर्न जो है, हमारे कल्चर, हमारे जो ईरान की इंटरनल स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसमें इंटरवीन कर रहा है, हमारे कल्चर को मॉडिफाइड कर रहा है और कल्चर मॉडिफाइड होने से हमारी जो इकोनॉमी है उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं अब इन तीनों के अंदर पॉलिटिकल राइवलरी ना होके आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी शुरू हो गई थी। अब ईरान का सबसे बड़ा यहाँ पे गिमिक क्या रहा है, मीन्स पॉलिटिकल हथकंडा क्या रहा है? ईरान ने कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं किया, हमेशा शैडो नेटवर्किंग और प्रॉक्सी वॉर किया है। जियोपॉलिटिक्स में प्रॉक्सी वॉर क्या होता है? मतलब किसी दूसरे के कंधे पे हथियार चलाना, हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं। और इन्होंने इसको कैसे यूज किया? ईरान ने क्या किया, हिजबुल्लाह और हमास, इन दोनों ग्रुप को सपोर्ट किया। हमास कैसे अस्तित्व में आया, क्या संगठन था, ये मैंने अपने पहले वीडियो में बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया। अब इन दोनों ग्रुप को इंटरनेशनली लेवल के ऊपर कई देश इनको आतंक का संगठन मान चुके हैं। मीन्स ये कहते हैं कि ये आतंकवाद का संगठन है और ईरान इनको सपोर्ट कर रहा था। अब ये दोनों संगठन वेस्टर्नाइज, मीन्स अमेरिका की विचारधारा के अंगेस्ट है। अब अमेरिका ने सीधा सीधा इनके ईरान के ऊपर ये क्लेम किया कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। पहला पॉइंट यहाँ से शुरू हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे होता है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम।
ईरान ने हमेशा ये दावा किया है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम है हमारे पास। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम समझने से पहले हमें जियोपॉलिटिक्स में दो शब्दों को समझना जरूरी है ताकि हमें और क्रिस्टल क्लैरिटी आए। एक होता है न्यूक्लियर डिटरेंस। न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है एक देश के पास सीधा परमाणु हथियार है और वो दूसरे देश को डराने की और धमकाने की कोशिश करता है और कहता है जब भी हमें जरूरत पड़ी हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस। ईरान हमेशा से ये मना करता आया है कि हम न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं है, लेकिन अमेरिका हमेशा से ये दावा करता आया कि ये है। तो ईरान किस चीज़ का दावा करता है? दूसरा शब्द है न्यूक्लियर एनरिचमेंट। न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मतलब ये होता है, जैसे कि इसको हम इस तरीके से समझते हैं, यूरेनियम चाहिए हमें हथियार बनाने के लिए और यूरेनियम ही चाहिए हमें बिजली बनाने के लिए भी। अब जो खनिज पदार्थ होते हैं उसके अंदर यूरेनियम मिलता है। अब ईरान के अंदर वो यूरेनियम है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जो बॉम्ब बनता है वो U-238 आइसोटोप से बनता है और ये ईरान के पास है नहीं। ईरान ये कहता है हमारे पास ये 3 या 4% है, लेकिन अमेरिका ये दावा करता है कि नहीं, इनके पास 60-70% ये आइसोटोप है। ईरान ये कहता है कि जो भी हम यूरेनियम न्यूक्लियर का यूज़ करते हैं वो शांतिपूर्वक या शांति लाने के लिए या फिर अच्छे कामों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिजली बनाने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए। हम इस तरीके से कोई भी परमाणु हथियार का इसमें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अमेरिका हमेशा से दावा करता है। अब मान लो ईरान ये डिक्लेयर भी कर दे कि हम न्यूक्लियर डिटरेंस और न्यूक्लियर एनरिचमेंट तो वो करता ही है दावा, तो इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा जो अरब के बाकी की कंट्री है, जो ईरान के साथ नेगोशिएशन है, डील है, व्यापार है, वो अपना कदम पीछे कर लेंगे। क्योंकि कौन देश चाहेगा कि मान लें कल को हमारा नेगोशिएशन और डील हमारी कुछ ऊपर नीचे चढ़ाव उतार आता है तो ये तो अटैक कर देगा। हम इसका सीधा सा एग्जाम्पल ही समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों ही न्यूक्लियर डिटरेंस कंट्री है। विश्व के अंदर जब ये न्यूक्लियर डिटरेंस कंट्री होते हैं तो विश्व के जो बाकी की कंट्रीज कभी नहीं चाहते कि इनमें युद्ध हो, परमाणु युद्ध हो, क्योंकि जो विदेशी और जो आस पड़ोस के जो मुल्क होते हैं उनका बहुत भारी नुकसान होता है। तो हम मोटा मोटा ये समझ चुके हैं कि इनके वर्चस्व और इनके अस्तित्व की कैसे लड़ाई हुई। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर पावर किसके पास है, किसके पास नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है। भरोसा किसी के पास नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पे अस्तित्व की लड़ाई हो रही है। अब किस तरीके से मोटा मोटा बिंदु हम किस तरीके से समझते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे ये चीज़ें आई, लाइक जैसे कि इजराइल हमेशा अपनी सर्वाइवल डॉक्ट्रिन के लिए लड़ाई करता है और ईरान हमेशा अपनी रिवोल्यूशनरी पहचान के लिए लड़ाई करता है और अमेरिका हमेशा अपने ग्लोबली डोमिनेशन की लड़ाई करता है। अगर यहाँ पे मान लो इजराइल अपने कदम वापस भी ले ले तो ये अपने डिटेरेंस कैपेबिलिटी को कमज़ोर दिखाएगा और ईरान अगर कदम वापस ले ले तो ये अपनी रिवोल्यूशनरी पहचान को कमज़ोर बना देगा और अगर अमेरिका अपनी कदम वापस ले ले तो ग्लोबली डोमिनेशन जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा। तो इसके यहाँ पे कह सकते हैं हम हित की लड़ाई है। और जब हम न्यूक्लियर डिटरेंस की बातें होती है तो यहाँ पे एक थ्योरी होती है मैड, MAD, मतलब म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। वो कहते हैं ना कि शनम हम तो डूबेंगे पर तुम्हें लेके डूबेंगे। मतलब जब भी न्यूक्लियर डिटरेंस होगा तो एक देश दूसरे देश को कहते हैं तुम भी खत्म, हम भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो ये इतना घातक हो सकता है। अब इजराइल को हमेशा से ये डर है कि ये जैसे ही न्यूक्लियर डिटरेंस बन गया या डिक्लेयर कर दिया तो उनका अस्तित्व खत्म कर देगा, इसलिए इजराइल हमेशा अमेरिका की सपोर्ट चाहता है। तो जब ये तिगड़ी इस तरीके से चली हुई और ये हम देख रहे हैं कि कितनी तबाही है, वर्तमान ये किस तरह से युद्ध चल रहा है, एक दूसरे के साथ अटैक हो रहे हैं, रिटेलिएट हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही है। अब ये जो रिटेलिएट हो रहा है इससे भारी नुकसान क्या हो रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल के अंदर जो ज़मीनी दूरियां हैं वो बहुत किलोमीटर में 1500 और 2000 किलोमीटर कह सकते हैं हम। तो ड्रोन से तो वॉर हो नहीं सकता, एयर मिसाइल से होगा। और जब एयर मिसाइल से जब वॉर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा और बाकी के जो आसपास के जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर बहुत बुरी तबाही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बुरी तबाही की तरफ ये युद्ध जा रहा है या फिर आगे इसके बहुत भारी नुकसान से होगी। चलिए इजराइल, ईरान और अमेरिका का हमने रोल समझ लिया, इसमें भारत का क्या रोल होगा। जब मिडिल ईस्ट में आग लगी तो दिल्ली तक और लखनऊ तक धुआं क्यों आया, हम इसको भारत न्यूट्रल है या भारत को कौन सा स्टैंड लेना चाहिए, ये हम अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।